तो हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा बेसिक पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, समभारिक मीन्स आइसोबार्स क्या होते हैं। तो मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था पहले वो बता देता हूँ, फिर आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि दो मास है, एक A1 है एक A2 है। इसका मास 27 बताया था, इसका मास मैंने बताया था 125। तो आपको मैंने R1 R2 का रेशियो पूछा था कि मतलब दो जो न्यूक्लियस है, एक का मास 27 एक का 125। तो R1 R2 का इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो रेशियो निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका था। R1 बराबर आपने पढ़ा था R नोट A⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे A1 हो जाएगा। फिर R2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, R नोट A⁴ तो R1 डिवाइड बाई R2, R नोट बटा में R नोट, ठीक है। ये A1 है, A1 की जगह 27 है, इसकी पावर 1/3। A2 है, A2 की जगह 125 है, इसकी पावर 1/3। R नोट से R नोट कैंसिल। एक बात बताओ, 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 3, और साथ में क्या है 1/3। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू फिर 25 इंटू 5 करेंगे फिर 125, मतलब ऐसे ऐसे। तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में क्या 1/3, तो 1/3 से 1/3 1/3, तो इनका रेशियो आएगा 3/5, यानी 3:5। तो क्या आएगा आंसर, R1 R2 का रेशियो आएगा 3:5। आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप देख सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। पूरा डेप्थ करवाऊंगा आज मैं आपको। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट का मतलब द्रव्यमान क्षति, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इन तीनों चीज़ों का मैं फील दे रहा हूँ। और मास क्या होता है, असल में मास पढ़ते हैं पर मास होता क्या एक्चुअली में, वो चीज़ सारी चीज़। तो देखो बच्चा लोग, आपके ऊपर जैसे मैंने लिखा है मास एनर्जी रिलेशन। तो क्या है कि बच्चा लोग, सन 1906 की बात है कि आइंस्टीन थे सन 1906 में, वो अपनी एक थीसिस लिख रहे थे। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इंग्लिश वैसे ही वीक है मेरी। सन 1906 में आइंस्टीन अपनी एक थीसिस लिख रहे थे। किस पर लिख रहे थे, एक बहुत ही बड़ा फेमस प्रिंसिपल है इनका, रिलेशन ऑफ या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं जिसको, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। जब आइंस्टीन अपनी थीसिस लिख रहे थे किसके ऊपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि जो मास होता है, मास जो होता है इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली मास क्या होता है, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब है कि मास है वो किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। क्या लिखा था उन्होंने थीसिस के अंदर, ठीक है, कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मास है वो किसका रूप है, एनर्जी का फॉर्म है। तो उन्होंने एक इक्वेशन थी E बराबर mc²। असल में उन्होंने अपनी थीसिस में ये बात नहीं लिखी थी, उन्होंने लिखा था m बराबर E/c²। हाँ, ये सही तरीका इसके लिखने का, m बराबर E/c², m बराबर E/c²। ये गलत है, इक्वेशन सही है पर इसका लिखने का जो वे है वो गलत है। इसको लिखने का वे ये है कि m बराबर E/c²। इस इक्वेशन से क्या मीनिंग बन रहा है कि मास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, या मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता बच्चा लोग। इसका मीनिंग असली कुछ डिफरेंट है कि जो मास है वो असल में किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। जो एनर्जी है वो किसका फॉर्म है, मास का फॉर्म है। आप पढ़ोगे मास डिफेक्ट के अंदर, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि मास है वो किसका फॉर्म है, एनर्जी का, एनर्जी किसका फॉर्म है, मास का। तो इसको लिखने का सही वे ये है। तो ये क्यों लिखा, इसका लिखने का क्या मीनिंग था वो भी बताएंगे। पहले आप इस चीज को समझो कि जो मास है वो असल में क्या है, E/c², यानी मास है वो एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है,
मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको फील करो, जहाँ आपको पता है c बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आई कि जो मास है असल में एनर्जी का फॉर्म है। ये बात आइंस्टीन भाई साहब ने बोली थी, एक बार मैं देख लेता हूँ सही दिख रहा है क्या। ओके, एकदम बढ़िया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, आगे बताता हूँ मैं ये क्यों बताया, इसका रीज़न ही बताऊँगा। चलो आप मुझे एक बात बताओ, एक बात ये है कि आपके पास एक स्टेशनरी बॉल है, एक आपके पास मूविंग बॉल है। स्टेशनरी का मतलब है रुकी हुई, ठीक है। मूविंग बॉल का मतलब है गतिमान अवस्था में कोई गतिशील वस्तु है। तो इन दोनों में किसका मास ज़्यादा होगा, स्टेशनरी बॉल का होगा या मूविंग बॉल का होगा? किसका मास ज़्यादा होगा? आई होप आपको आंसर सभी को पता है। किसका किसका किसका? मूविंग बॉल का। किसका? मूविंग बॉल का मास ज़्यादा होगा। क्यों होगा? जरा फील करो। एक बात बताओ, ये जो स्टेशनरी बॉल है इसके पास सिर्फ रेस्ट मास है। एक बॉल है मेरे हाथ में जो रुकी हुई, किसमें? रेस्ट में। और एक बॉल ऐसी है जो मोशन में। अब जो रुकी हुई बॉल है उसके पास सिर्फ रेस्ट मास है। रुकी हुई है तो रुकी अवस्था में कौन सा मास होगा? उसका रेस्ट मास। तो ये जो स्टेशनरी बॉल है इसके पास सिर्फ बोल सकते हैं रेस्ट मास होगा। और जो मूविंग बॉल है उसके पास मूविंग मास तो होगा ही होगा। ये जो मूविंग बॉल है इसके पास मूविंग मास तो होगा ही होगा, प्लस में इसके पास एम एक्स्ट्रा भी होगा। एम एक्स्ट्रा। अभी ये एम एक्स्ट्रा कहाँ से आया? जरा देखो, एक बॉल ऐसे जो किस में है? रेस्ट में है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक बॉल है जो रोटेशन मोशन भी कर रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है, ओमेगा से कर रही है रोटेशन लीनियर वी वेलोसिटी से। इसके पास एक तो मूविंग मास हो गया, प्लस में अब जो रोटेशन मोशन करेगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी मास होगा, होगा नहीं होगा? तब बोलिए मोशन करेगी, मोशन करेगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आई तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मास होगा। क्यों होगा? क्यों आपने भी पढ़ा है m बराबर ई बटा सी स्क्वायर, m बराबर ई बटा सी स्क्वायर। क्योंकि मास असल में किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। मास किसका फॉर्म है? असल में एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पे ई एक्स्ट्रा कौन सा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी वाला। तो m एक्स्ट्रा को हम कैसे लिखेंगे? मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से बटा सी स्क्वायर। प्लस में देखो, अभी ये जो बॉल है सरफेस के साथ में फ्रिक्शन भी होगा इसका। ये जो सरफेस पे जो जा रही है, जिस वेलोसिटी जा रही है उस सरफेस के साथ इसका फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का मीनिंग है इसके पास घर्षण। घर्षण की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते उसको हीट एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसके जो सरफेस के बीच में कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी? हीट एनर्जी आएगी। तो इसके पास कौन किस एक नई एनर्जी और आ गई? हीट एनर्जी। इसकी वजह से भी इसके पास मास होगा। तो इसके पास एक m एक्स्ट्रा है, किसकी वजह से? एक तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, एक हीट एनर्जी की वजह से। तो मूविंग बॉल का मास ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू स्टेशनरी बॉल। इतनी बात चमकी। फिर असल में मास क्या होता है वो समझो। असल में मास क्या होता है वो देखो। एक बात बताओ तुम यादों में आते हो। मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, व्हाट इज मास। मास क्या है? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है,
अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फील करने के लिए समझो, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किन से बनता है? इसके अंदर क्या छोटे छोटे एटम्स होते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है किससे बनता है? छोटे छोटे एटम से बनता है। इतनी बात समझ में। अब एक बात बताओ, अब जो एटम होते हैं क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बल, जो कि बहुत वीक होता है, क्या वो फोर्स होता है? नहीं होता। इनके बीच में फोर्स लगेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा? अट्रैक्शन फोर्स आने की वजह से क्या इनमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी ड्यू टू एक्सटर्नल जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन आकर्षण बल की वजह से इनके मध्य स्थिति जुड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या वो आएगी? आएगी नहीं, क्योंकि हिलेंगे डुलेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे तो इनकी पोजीशन में चेंज होगा। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने जरूर पढ़ा होगा कि दो चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? दो चार्ज होते हैं, ये Q1, एक मान लो Q2, कुछ डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, जिनकी वजह से इनमें एक एनर्जी सेव होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ए फॉर एटम। अब एक बात बताओ, अब ये जो एटम है ये रेस्ट में तो रहेंगे नहीं, अभी ये हिलेंगे डुलेंगे, मोशन तो करेंगे, तो मोशन करने की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एटम। तो ये दो चीजें होगी। अब आगे देखो, अब ये जो ये जो एटम है ये किसके बने होते हैं? इन एटम के अंदर क्या होता है? इन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बच्चा लोग इधर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑब्जेक्ट किन से बनता है? छोटे छोटे एटम से। अब एटम के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा, उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक नाभिक मिलेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक बात बताओ, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, वही सेम बात, इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन होगा? होगा ही होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक प्लस चार्ज। तो अट्रैक्शन होने की वजह से इनमें कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके आर पार घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके आर पार घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा भाई साहब? घूमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा तो इसकी तरफ खींचेगा। अब ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब एक बात और समझो, अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होते हैं? क्या इसके अंदर छोटे 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 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? क्या इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? क्या होते या नहीं होते? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पता है। इधर मान लो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। क्या इन दोनों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा? फिर भी मुझे पता है इनके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो इतना हैवी नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल की वजह से वो थोड़ा कम हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, किसकी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। अब न्यूक्लियर फोर्स की एक बात और बताऊंगा, खास बात, पहले ये समझो। अब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इनकी वजह से इनमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के समूह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियन बनाता है। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। प्लस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या बैठे रहते हैं? नहीं, ये भी मूव करते रहते हैं, ये भी हिलते डुलते रहते हैं, तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन। इतनी बात समझ में। अब माना जाता है, माना क्या जाता है, इधर देखो, अब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनके अंदर जाके देखेंगे तो इनके अंदर और पार्टिकल मिलेंगे, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क्स, जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, +-E/3 होता है, +-E/3, इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाग। ये होते हैं, इनको म्यू से लिखते हैं, डी से लिखते हैं, पी से भी लिख देते हैं, ये कोई ऐसे नाम है दिखा हुआ है, ऐसे नाम लिखा हुआ है। अभी म्यू पी डी जो भी है एंटी क्वार्क्स है, क्वार्क्स बोलते हैं, एंटी क्वार्क्स पार्टिकल बोलते हैं, जो हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाके मिलते हैं। तो ये तो हो जाए, ये खुद की फील्ड बना के रहते हैं। किसकी फील्ड?
खुद की फील्ड बना के रहते हैं ये लोग, क्या रहते हैं, खुद की फील्ड बना के रहते हैं। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्योंकि हिले डुलेंगे, इनके बीच में भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या इतनी बात चमकी? तो समझो, फिर ऐसा माना जाता है कि आगे एक फील्ड और होती है जिन्हें ग्लूकोन फील्ड बोलते हैं, ग्लूकोन फील्ड। ऐसा माना जाता है भाई कि आगे भी एक फील्ड और होती है जिसको हम ग्लूकोन फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक हमें नहीं पढ़ना, बस हमें इतना अच्छे से समझना है। तो असल में आप क्या लिखते हो, m बराबर E बटा सी स्क्वायर, ये लिखते हो ना, मास बराबर E बटा सी स्क्वायर। ठीक है, कि जो एक मास क्या होता है, एक कोई मैटर है उसके अंदर कितना अमाउंट है, एक मैटर है उस मैटर के अंदर कितना अमाउंट है, वो उसका मास कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम। अब एटम के अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, +-E/3 भाग होता है। अब माना जाता है कि ये लोग अपनी फील्ड बना के रहते हैं, अपनी फील्ड में रहते हैं। अब इनके आगे भी एक फील्ड और होती है, इनके आगे भी और पार्टिकल होते हैं जिन्हें ग्लूकोन पार्टिकल या ग्लूकोन फील्ड बोलते हैं। ये इतना हमें नहीं पढ़ना। तो मास का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, m बराबर E बटा सी स्क्वायर, m बराबर E बटा सी स्क्वायर, m बराबर E बटा सी स्क्वायर। तो आप जब E लिखोगे तो यहाँ पे देखो कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, ये होगी इसकी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, प्लस में ये ऐड और होगा, डिवाइड में क्या आएगा, सी स्क्वायर। तो ये सारी की सारी क्या एनर्जी है, सारी की सारी क्या है, तो इनको मैं डेल्टा ई लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, तो डेल्टा ई बटा सी स्क्वायर बराबर डेल्टा, डायरेक्ट एम लिख देते हैं एक बार, एम बराबर डेल्टा ई बटा सी स्क्वायर। तो ये जितनी सारी एनर्जी आपको दिखाई दे रही है भाई साहब, असल में वो क्या है, मास। तो मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास किसका रूप है, एनर्जी का रूप है। तो दिख रही है ना इतनी सारी एनर्जी, असल में इतने सारा क्या इसके अंदर ये मास है, इतना सारा क्या इसके अंदर मास। इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी की एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। देखो ना इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो रहा है, डायरेक्टली समानुपाती हो रही है। तो अगर किसी का ई बढ़ेगा तो उसका एम भी बढ़ेगा। अगर किसी का मास इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही। अगर किसी का मास कम हो रहा है तो समझ लो एनर्जी गायब हो रही। मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये सडनली गायब हो जाए, ये सडनली क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो ये जो मास, असल में क्या हुआ है, मास गायब नहीं है, असल में एनर्जी निकली। क्या निकली, एनर्जी गायब। अगर इनका मास कम होगा तो कुछ एनर्जी निकली, क्या उसकी एनर्जी कम होगी। इतनी बात समझ में नहीं आई तो आगे आ जाइए, जब मैं आपको मास डिफ्लेक्ट बताऊंगा वो क्या चीज़ होती है। इतनी बात समझी कि मास इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास क्या असल में इतनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का रूप है। क्या इतनी बात चमक गई है? तो आगे देखो, तो एक बात बताओ तो सर हम ये क्यों लिखते हैं फिर E बराबर MC स्क्वायर, तो ये चीज़ हम क्यों लिखते हैं? क्या ये गलत नहीं बच्चा लोग, ये गलत नहीं है, ये सही है। ये हमें बताती है कि जब कुछ मास डिसिपियर होता है, डिसिपियर का मतलब है गायब होता है। जब कुछ मास गायब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसका मीनिंग बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज। स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत भी हो सकती है, ठीक है, स्पेलिंग मुझे नहीं आती, इंग्लिश मेरी वैसे वीक है। RELEAS, रिलीज, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। समझो इसका मीनिंग ये होता है कि जब कुछ मास गायब होता है, E बराबर MC स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं कि मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मास एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मास, नहीं,
कि जब कुछ मास गायब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसका मीनिंग क्या है? जब कुछ मास गायब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, इस नेचर के अंदर दो चीज़ें हमेशा एक साथ होती है। ये देख रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर ये दो चीज़ें हमेशा साथ होगी। जब किसी का मास रिलीज होगा तो किसी की एनर्जी गायब, ठीक है, या किसी का मास गायब होगा तो किसी की एनर्जी रिलीज। अगर किसी का मास बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती, कभी अलग अलग नहीं होती। इनको कभी अलग अलग नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में चमका लो। यूनिवर्स के अंदर जब भी मास की बात होगी तो उस टाइम एनर्जी की डेफिनेटली बात होगी। ठीक है, क्या इतनी बात चमक गई? तो आगे देखो, इसका मीनिंग क्या है कि जब कुछ मास गायब होता है, डिसिपियर होता है, तो वो क्या बनता है? कुछ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है वो? कुछ एनर्जी रिलीज करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसका लिखने का वे तो थोड़ा गलत है, लेकिन इसको बोला ऐसे जाता है। E बराबर MC स्क्वायर का मीनिंग यही है। अब आगे बात करें, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो आपके पास वाटर है। एग्जांपल देता हूँ, आपके पास वाटर है 1 kg। हाँ, आपके पास वाटर है 1 kg। आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद आपने मान लो इसको 4.2 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी दी। 4.2 इंटू 10⁻³ एक मान लो कोई छोटा सा कोई पात्र है, उसमें आपने 1 किलो पानी था, 1 kg, इसको आपने गर्म किया। गर्म करने के बाद आपको कितनी एनर्जी दी? 4.2 इंटू 10⁻³। तो इसमें से कितना मास बढ़ा? इसका कितना मास बढ़ा? आप क्या लिखते हो? m बराबर E बटा सी स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना, m बराबर E बटा सी स्क्वायर। तो E का मान कितना? 4.2 इंटू 10⁻³ सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब जरा देखो, ये होगा 16। कितना होगा? 16। बात समझ में आ रही? अभी कितना होगा? 16। माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है, नहीं इसको रहने देते, प्लस ही रखते। तो देखो, इनकी वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, लगभग 10⁻⁻14 जूल आएगा। ठीक, केजी आएगा। केजी में नहीं होता, ये एएमयू के अंदर होता है। आपको बताया था, ये बताने के लिए बता रहा हूँ बस, केजी में, ठीक है ना, केजी में नहीं होता, एएमयू के अंदर है। तो मास बहुत कम बढ़ रहा है, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ये हमें फील नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? कि मास बढ़ रहा है, हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत ही कम बढ़ता है, दैट्स वाई हमें फील नहीं हो पाता। और ये जीरो भी नहीं है, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो। मतलब जब आप 1 kg वाटर को कुछ एनर्जी दोगे, 1 किलो पानी को आपने गर्म किया, उसको एनर्जी दी तो उसका कुछ मास बढ़ा, लेकिन वो बहुत ही कम बढ़ा। दैट्स वाई हमें फील नहीं हो पाता, वो जीरो नहीं होता, बढ़ेगा। चाहे 0.01 0.03 ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। कितनी बात समझ में आई? कि मास का पता चल गया, मास असल में क्या होता है, एनर्जी असल में क्या होती है, E बराबर MC स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब सुनो, मेन बात अब स्टार्ट होती है। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट एंड इसको बंधन ऊर्जा बोलते हैं, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति। अब सुनो, एक बात बताओ आप लोग मेरे को, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। अब देखो, समझो जरा, ऐसे मानो कि एक न्यूक्लियस किससे बनता है, एक नाभिक किससे बनता है, एक न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, यानी प्रोटॉन PP N PP, नंबर मत गिनने जाना कितनी है। तो ये मिलकर क्या बनाती है? एक न्यूक्लियस बनाती है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन।
अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं। मान लो आपके पास 5-10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उन दोनों ने अपने आपस में इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन बन करके एक न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। अब आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस का मास है, इसका जो मास है वो मास इसके बराबर होना चाहिए। अरे आपने 10 पेन लिए हाथ में, ठीक है, उन 10 पेनों का मास मान लो 20 kg मान लो, और उनको मिला के एक साथ ऐसे कर दिया, और वापस आपको मास भी उनका 20 kg मिलना चाहिए। बात समझे, उन 10 मास जो 10 पेन थे उन सभी का मास कितना, 20 kg, उनको आपस में मिलाया, पूरे का मास भी 20 kg आना चाहिए। लेकिन असल में यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम द्रव्यमान आता है। किन के कंपैरिजन से, इन न्यूक्लियनों के कंपैरिजन से, कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। मतलब मास में कुछ कमी हो रही है। क्या हो रही है, मास में कुछ क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभी कमी कैसे होती है वो देखो, जिस कमी, इस कमी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं, पहले तो ये समझो, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मतलब कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बना रहे थे, कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे थे, तो उनका जब लास्ट में मास देखा गया, तो जो न्यूक्लियस का मास था वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी जो न्यूक्लियनों के मास से कुछ कम मिला, तो मास में कुछ कमी हो गई, और इस कमी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। ये कैसे निकलती है, ये देखो हम कैसे लिखते हैं किसी एलिमेंट को, x बराबर जेड ए से, ठीक है, जहाँ ए क्या होता है, इसका मास होता है, जेड क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक बोलते हैं जिसको, परमाणु क्रमांक होता है। तो ये कैसे निकलते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो ये इसका मास कहलाता है। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो वो क्या करेंगे, a माइनस पी, या p को हम क्या बोलते हैं, a माइनस जेड। परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को हम जेड से भी लिखते हैं। अगर न्यूट्रॉनों का मास निकालना है तो a माइनस जेड कर दो। अब द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। द्रव्यमान क्षति को किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। अब जो द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का मास माइनस नाभिक का मास, न्यूक्लियनों का मास माइनस नाभिक का मास, न्यूक्लियनों का मास माइनस है। अब न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको ऐसे लिख दिया p प्लस एन, ये कैपिटल एम, माइनस एम, नीचे लगा दिया नाभिक, या फिर इसके नीचे आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, ये डेल्टा एम। अगर हम न्यूक्लियनों के मास से नाभिक का द्रव्यमान घटा दें, अगर हम न्यूक्लियनों के मास से नाभिक का द्रव्यमान घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना मास कम हुआ है, कितनी द्रव्यमान में क्षति हुई, कितना मास डिफेक्ट हुआ है उसका, ठीक है। इसका एक तरीका और होता है लिखने का, हम कैसे लिखते हैं, जेड एम पी, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, किसी भी एटम का हो सकता है, पी फॉर प्रोटॉन, एम फॉर मास, प्लस, अब न्यूट्रॉनों का मास किससे लिखते हैं, न्यूट्रॉनों का ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, इस एन की जगह ए माइनस जेड, यहाँ एम नीचे एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकला, ए माइनस जेड, माइनस में मास ऑफ एन यू लिख दिया, एन यू का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, इसमें देखो कितने प्रोटॉन है, प्लस में कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को ऐड करो, उनका कितना मास आ रहा है, प्लस में कंप्लीट का मास कितना है, उससे इसको क्या कर दो माइनस, यानी प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉनों का मास माइनस उस कंप्लीट नाभिक का मास। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा कि आपको ये द्रव्यमान क्षति समझ में आ गई। पहले तो ये समझो, अब ये द्रव्यमान क्षति होती क्यों, अब सुनो मेरी बात, अभी ये द्रव्यमान क्षति होती क्यों। अब एक बात बताओ कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक नाभिक का निर्माण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक नाभिक का निर्माण कर रहे थे। अब एक बात बताओ, ये प्रोटॉन
ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। मतलब कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे थे तो कुछ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। कैसे आ रही थी? अब जब एनर्जी कम हो रही तो असल में क्या हो रहा है? मास कम हो रहा है। कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे थे, कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपको पता है प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स बोलते हैं कि आपस में टक्कर होगी तो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, कुछ वर्क डन होगा, तो एनर्जी वेस्ट होगी तो वो बाहर निकलेगी। असल में एनर्जी बाहर नहीं निकलती, मास बाहर निकलता है। क्या निकलता है? मास। क्योंकि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि मास रिलीज हुआ है मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ एनर्जी बाहर निकली है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा या स्टेबल होगा। तो इतनी बात समझ में है आप लोगों को कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे थे? एक न्यूक्लियस बना रहे थे। अब ये जो न्यूक्लियस बन रहा था, इससे जितनी एनर्जी बाहर निकल रही थी, फील के साथ समझो, इसकी जितनी एनर्जी बाहर निकल रही थी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा था या स्थायी हो रहा था। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि द्रव्यमान क्षति क्यों हो रही थी? क्योंकि इनके बीच में एक नेगेटिव एनर्जी, मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करूँगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही समझो कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कुछ मास बाहर निकलता है। इस जो मास कमी होती है उसको मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? आ गई तो आगे देखो। इसको थोड़ा रहने देते हैं। अब सुनो, मान लो कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाया था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इससे कुछ एनर्जी बाहर निकली थी। क्या निकली थी? कुछ एनर्जी, मान लो डेल्टा ई एनर्जी बाहर निकली थी। अब जिसकी ये एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलेगी वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अगर मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि ऑक्सीजन है, ठीक। जब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बन रहा था तो मान लो 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताएंगे एक एमयू में कितनी एनर्जी होती है, सब बताएंगे। 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलती। जब 8 और 16 बना था, इसका न्यूक्लियस बन रहा था, तो इतनी एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब इसको अगर आपको तोड़ना है, अगर आपको इसको वापस तोड़ना है तो जितनी एनर्जी इसने बाहर निकाली थी वही एनर्जी इसको वापस दे दो, जो कि इम्पॉसिबल है। हाइपोथेटिकली हम ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सोचने में क्या जाता है कि जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाए थे, जो एनर्जी बाहर निकल रही थी, अगर वही एनर्जी मैं इसको वापस दे दूं तो ये न्यूक्लियस वापस अलग हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल बातें हैं। तो ठीक, तो जितने एनर्जी बाहर निकलेगी किसी के न्यूक्लियस के बनते टाइम, तो वो नाभिक उतना ही ज़्यादा, वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी किसी नाभिक के बनते टाइम जितनी एनर्जी बाहर निकलती है, किसी न्यूक्लियस के बनते टाइम जितनी एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा या नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जो नाभिक को बांधे रखती है। ठीक है, कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाए थे तो जो एनर्जी बाहर निकली थी वही एनर्जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रख रही थी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। फिर से बता देता हूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को या एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या द्रव्यमान ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी या द्रव्यमान ऊर्जा। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि एक एमयू से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। एक एमयू से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। हम डेल्टा ई बराबर क्या लिखते हैं? एक एमयू कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर
-27 kg, 1 mu का मान। तो डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान 1.67 इंटू 10⁻27 kg, सी का मान 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, ये जूल में आएगा। लेकिन आपको पता है जूल में ये देखो वैल्यू कितनी छोटी आएगी, बहुत छोटी आएगी वैल्यू जूल के अंदर करेंगे तो। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूरी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 जूल बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल में कितना होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ डेल्टा ई बराबर हम क्या लिखेंगे 1.67 × 10⁻27, 3 × 10⁻10, 3 इंटू 10⁸8, 3 इंटू 10⁸8, क्योंकि अलग अलग कर दिया, इंटू जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई बराबर आपको मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एएमयू से कितनी एनर्जी निकलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू किसने, एक एएमयू से, किससे, एक एएमयू से कितनी एनर्जी बाहर निकलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपके पास 2 एएमयू हो तो एक एएमयू से कितनी निकली 931, तो 2 एएमयू से 2 को इससे सीधा डायरेक्ट गुना करा दो। अगर 3 एएमयू हो तो 3 से इसको सीधा डायरेक्ट गुना करा दो। अगर आपके पास डेल्टा एम एएमयू हो तो डेल्टा एम को 931 से क्या करा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। एक एएमयू से इतनी एनर्जी, 2 एएमयू से दुगनी, 3 एएमयू से दुगनी तिगनी, और डेल्टा एम से डेल्टा एम इंटू 931.5। तो जब भी हम डेल्टा ई निकालेंगे तो डेल्टा एम को डायरेक्टली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें एनर्जी निकालने के बोले बताओ इससे कितनी बंधन ऊर्जा, कितनी एनर्जी बाहर निकली, तो डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम उसका निकाल लेंगे कि नाभिक का उससे रिलेटेड कितना मास उसका कम हुआ है। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे देखो। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब आपको पता है आप डेल्टा ई कैसे निकालते हो, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो प्रति न्यूक्लियन जैसे 8O16 लिखते हैं, 8O16, इसके बनते टाइम कितनी एनर्जी बाहर निकली थी, अप्रोक्सीमेटली 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 16 न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। कैसे है इसका न्यूमेरिकल करा दूं इस टॉपिक के बाद कि 8O16 का न्यूक्लियस बनते टाइम ये जो 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जब इनको बांधे रखने के लिए, इनको एक साथ बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 816 में से सिर्फ एक न्यूक्लियन की बात करें, किसकी बात करें, एक न्यूक्लियन की, तो इसको बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितने न्यूक्लियन टोटल 16, तो 490 डिवाइड बाई 16, तो लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा, मतलब एक न्यूक्लियन को, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 8.5, और टोटल 16 को बांधे रखने के लिए कितनी चाहिए 490। मतलब एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो होती है प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या होती है बच्चा लोग, क्या होती है, एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए
एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसको हम लिखते हैं बी बार से भी लिख देते हैं, ई बी एन से भी लिख देते हैं, बी बार से भी लिखते हैं, ई बी एन। बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बटा में ए, डेल्टा ई बटा में ए, डेल्टा ई बटा में ए, डेल्टा ई बटा में ए। तो डेल्टा ई, जैसे इसकी ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी डेल्टा ई कितनी 490, इसके ए कितना है 16, तो 490 में 16 का डिवाइड देंगे तो 8.5। तो एक न्यूक्लियन को, सिर्फ एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 8.5। तो एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ये बात समझ में आ गई? तो आप कोई बात बताइए मुझे जरा कि जो ड्यूटेरियम होता है उसको बांधे रखने के लिए 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, यानी ईबी का मान, उसका ई डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी उसकी डेल्टा ई 2.5 है। जो यूरेनियम होता है 235, उसको बांधे रखने के लिए 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और जो Fe56 होता है उसको बांधे रखने के लिए, गलत बता दिया गया, सॉरी बच्चा लोग, 490, ये 8 और 16 नहीं होगा, ये 26, ये 8 और 16 ही होगा, ये 492 नहीं होगा, 127 होगा। कितना होगा 127, 127 बटा में 16 ऐसे, फिर 8.85। सॉरी बच्चा लोग ये गलत हो गया बाय मिस्टेक। हमें ये ऑक्सीजन को बांधे रखने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाय मिस्टेक, रियली सॉरी, बाय मिस्टेक, ठीक है गलती हो गई मेरे से, आई एम रियली सॉरी। तो ऑक्सीजन को बांधे रखने के लिए 127 चाहिए, कितनी चाहिए, और Fe को बांधे रखने के लिए 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए 490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को बांधे रखने के लिए 127 में 16 का डिवाइड दोगे तो 8.85 आएगा। और जो 26 Fe56 है इसको बांधे रखने के लिए 490 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हाइड्रोजन है उसको बांधे रखने की कितनी एनर्जी 2.2, यूरेनियम इसको बांधे रखने के लिए 1800। तो इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्थायी, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये बताइए मुझे जरा, कौन होगा? आप सोच रहे हो कि यूरेनियम स्टेबल है, नहीं, यूरेनियम अनस्टेबल है। इन तीनों में से सिर्फ Fe56 स्टेबल है। क्या है? Fe56 स्टेबल। अब सुनो, आप सोच रहे हो सर इसके पास 1800 है, इसके पास 490 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आपने तो बताया जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बी डेल्टा ई का मान जितना ज़्यादा वो नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होगा, वो नाभिक जो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल होना चाहिए, नहीं बच्चा लो। अब देखो, अब इसके घर में कितने सदस्य हैं 235, इसके घर में कितने सदस्य हैं 56। तो इसमें खाने वाले ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या चाहिए इसमें ज़्यादा, इसमें खाने वाले कम है तो इसमें एनर्जी भी क्या चाहिए कम चाहिए, ठीक है। तो जब 1800 में आप 235 का डिवाइड दोगे तो ये लगभग 7.5 आएगा। कितना आएगा? जब 490 में आप 56 का डिवाइड दोगे, किसका 56 का, तो आपका आंसर 8 पॉइंट लगभग 8 के लगभग कितना आएगा। तो एक न्यूक्लियन को, इन दोनों में से एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? यूरेनियम के पास 7.5 और 26 Fe56 के पास 8.8। तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है एक न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए, इसके पास कम एनर्जी क्योंकि इसमें मेंबर्स ज़्यादा है, इसमें मेंबर्स कम है। इसके मेंबर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके मेंबर कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके मेंबर ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ये तो कम स्टेबल होगा। तो इन तीनों में से 26 Fe क्या है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा ज़्यादा है। जिसका बी बार जितना ज़्यादा होगा वो नाभिक उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो जैसे जैसे ए नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, मास नंबर बढ़ रहा है, इसका मास नंबर 2, इसका 56, इसका 235। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो डेल्टा ई का मान भी तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। मतलब डेल्टा ई किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ गई? अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो ग्राफ और देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लो जरा।
इम्पोर्टेंट ग्राफ है बच्चा लोग, किसके बीच में है, वो है ई बी एन, या जिसको आप बी बार से भी लिख सकते हो, एंड ए के बीच में, ए मतलब द्रव्यमान संख्या, इन दोनों के बीच में वो ग्राफ है इन दोनों के बीच में वो ग्राफ है, ठीक है। बी ग्राफ बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये एक्स, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ए लिखते हैं जिसको हम मास नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे बी बार, इसको प्रति न्यूक्लियन नाभिक के बंधन ऊर्जा बोलते हैं। ये ग्राफ आता है, कुछ ऐसे ग्राफ बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, यहाँ पे Fe56, यहाँ पे मोलोबोडियम, यहाँ पे होता है यूरेनियम, ठीक। इसको लिख देते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, ये वाई ग्राफ। अब देखो जरा, बी बार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चा लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, जो 26 Fe56 है, इसका मान 56 होता है, इसका 100 होता है, ये 7, ठीक है, ये 14, ये 18 मान लो, ये 16, सल्फर का 32, ठीक है, सल्फर का 32 हो गया, कार्बन का 12, हीलियम का 4। अब देखो इस ग्राफ में जरा देखना, ये 26 Fe56 है, ये 100 है, ये 50 और 80 के बीच में, किसमें, इसकी द्रव्यमान संख्या ऐसे मान लेते हैं 50 और ये 80 के बीच में। ये ज़्यादा 50 से जो 80 के बीच में है, उनकी बी बार का मान देखो आप जरा, लगभग 8 से ऊपर है, लगभग कितना है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। जो एटम या जो न्यूक्लियस 50 और 80 में जिनकी द्रव्यमान संख्या, ये 50 और ये 80, इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस आ रही, उनका बी बार का मान 8 से ज़्यादा है, तो वो नाभिक उतने ही ज़्यादा स्टेबल है। उतनी ज़्यादा क्या स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या है, स्थायी, क्या है, स्थायी। अब इस पूरे ग्राफ में देखो, इस पूरे ग्राफ में सभी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है ना, इधर तो कोई है ही नहीं, ना तो नीचे, तो मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणात्मक प्रकृति होती है, पॉजिटिव है ना, कैसी प्रकृति होती है, आकर्षणात्मक प्रकृति। यहाँ पे आप देखो, अब ये जो यूरेनियम है, मान लो, अब जैसे देखो, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, ये इनकी बी बार का मान भी, जो ई बी बार है उनका मान भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे आते 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 द्रव्यमान का बी बार का मान कम हो गया, कि जो नाभिक जिनकी संख्या 80 से अधिक है, जैसे जिनकी द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है, यूरेनियम, ये क्या है, अस्थायी है, ये क्या है, अस्थायी, ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल। और जिनकी 50, ये देखो, ये धीरे 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 कम हो रही, जिनकी 50 से कम है, या द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, वे भी क्या है, अस्थायी है, वे भी क्या है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब अनस्टेबल है, वो भी क्या है, अनस्टेबल। यानी इस टाइप के जो एलिमेंट है वो हल्के, देखो ये जो हल्के है ना, ये सारे हल्के, इधर क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वो उतने, वो न्यूक्लियस उतने ज़्यादा क्या हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं। तो ये क्या है, हैवी न्यूक्लियस, ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियस, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब ये जो हैवी न्यूक्लियस है, ये स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी चाहिए हम भी स्टेबल हो जाए, क्योंकि ये
इसके बीच में जो लेवल आ रहा है ना वो मैक्स मिनिमम एनर्जी के अंदर है। किसके अंदर है? मिनिमम एनर्जी। और इस यूनिवर्स के अंदर पूरी फिजिक्स के अंदर एक खास बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। ना तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहता, ना तो वो लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहता, वो अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तो इस साइड और इस साइड के जो एलिमेंट है या जो न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी मिनिमम है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत डाउन होगी। ठीक है, इनकी तो बिल्कुल ही डाउन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इनकी एनर्जी थोड़ी ठीक है लेकिन फिर भी अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि देखो 7 के बीच में आ रही, इनकी एनर्जी क्या आ रही है? 7 के बीच में आ रही, तो ये अनस्टेबल है। ये हैवी न्यूक्लियस है। कैसे न्यूक्लियस है? हैवी। अब ये जो हैवी न्यूक्लियस है अब ये क्या करेंगे, ये मैं साफ कर देता हूँ, एक चीज़ समझ में आ गई तो ये ग्राफ जो कहना चाहता है। अब ये जो हैवी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई एक्स है, ये हैवी न्यूक्लियस है, ये ए और बी में टूट जाएगा। मान लो इसका द्रव्यमान संख्या 100 है, तो ये मान लो 55 और 45 में टूट जाएगा। किसमें? 55 और 45 में। मान लेते हैं एग्जाम्पल ए एक्स कोई हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 100 है, तो ये जो यू है ये हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। ये जो भारी नाभिक है वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। इसको फ्यूजन बोलते हैं, फीजन। इसको क्या बोलते हैं? फीजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फीजन, नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जब हैवी न्यूक्लियस 2 लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फीजन या नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें देखो ये जो 100 है, मान लेते हैं कि कोई एक्स एलिमेंट है जिसका मास नंबर 100 है, इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा बी बार प्रति न्यूक्लियर 8.5। अब ये 55 में होगी, ये देखो यहाँ पे आ गई, ये 55 में यहाँ पे टूट गई, तो इनकी देखना कितनी है? 8 से तो 7.5 है, सॉरी 7.5 कितनी है? 100 की 7.5। अभी यहाँ पे आ गए तो हल्के नाभिकों में टूट गई, तो हल्के नाभिकों टूटने से इसका बी बार का मान भी बढ़ गया। मान लो इसका 8.5, इसका मान लो 8.5, ये मान लो कितना होगा फिर? ये इतना हो जाएगा, ये मान लो लगभग इससे तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, ये मान लो आप 850 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 850। तो कितना बढ़ रहा है? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 750 से कितना बढ़ रहा है? 850। मतलब कितनी एनर्जी बढ़ रही है? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बढ़ रही है। असल में इनका क्या बढ़ रहा है? मास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? मास। इतनी बात समझ में आ गई ये स्टेबल हो रही है, एनर्जी पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर ली। तो जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं, ये छोटी न्यूक्लियस होती है, अब ये कम अनस्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करेंगे? ये ऊपर वाले नाभिकों के पास जाएंगे। तब ये 2 छोटे छोटे हल्के नाभिक मिलके, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फीजन, न्यूक्लियर फीजन, सलियन अभिक्रिया, नाभिकीय सलियन अभिक्रिया, कि जिसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय सलियन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेसिकली सूर्य और तारों के बीच में होती है, सन और स्टार के बीच में। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम की तरफ से भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अब हैवी हो जाएंगे, आपको पता है। अब हैवी न्यूक्लियस क्या करेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी किसी में, तो बैलेंस नहीं रह गई वो चीज़ें। मैं रेडियो एक्टिव के अंदर आपको बताऊँ ये सब सारी चीज़ें कैसे होती है। तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 2 हल्के नाभिकों में टूटेंगे। अभी हल्का नाभिक ये तो टूट तो सकता नहीं, अभी जुड़ने का ट्राई करेगा तो ये 2 भारी नाभिकों में जुड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय सलन अभिक्रिया, नाभिकीय सलियन अभिक्रिया। अब देखो इतनी बात समझ में आई। अब जरा एक बात देखना, इसमें जो 2He4 है, 8 और 16 है, S32 है, Fe56 है, क्या इन सभी में 4 का भाग कंप्लीट जा रहा है? क्या ये सभी 4 के पूर्ण गुणज है? क्या ये सभी 4 के कंप्लीट इंटीजर है? कि मतलब जिन नाभिकों की, जिन न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर 4 का कंप्लीटली इंटीजर है, वो नाभिक ज़्यादा स्टेबल है। अब डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, जैसे 26 अभी 56 32 16 4, इनकी बाइंडिंग एनर्जी 4 से ज़्यादा आ रही, क्या रही? 8 से ज़्यादा, लगभग कितने? 8 से ज़्यादा। 8 से ज़्यादा हुई तो नाभिक ज़्यादा स्टेबल है। कि जिनकी जो द्रव्यमान संख्या मास नंबर
4 का कंप्लीट इंटीजर है, वो न्यूक्लियस उतनी ज़्यादा स्टेबल है, वो नाभिक उतनी ज़्यादा क्या स्थायी। क्या इतनी बात समझ में आई? आइए तो आगे देखिए ज़रा, एक बात बताइए फिर आप मेरे को। बात ये है कि कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एनर्जी ऑब्जर्व होगी। कि एक एलिमेंट है एक्स, ये एक्स बना वाई, कोई एलिमेंट है एक्स, एक्स बना वाई, एक्स बना वाई, तो इसके टाइम 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली थी, इसके टाइम मान लो 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि एनर्जी ऑब्जर्व हुई है या इमिट हुई है। इस कंडीशन में बताइए क्या हुई कि एक्स से वाई बना है, तो क्या हो रहा है, इमिटिंग हो रहा है या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है, चलो बताते हैं। जब एक्स एलिमेंट बन रहा था तो उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक्स तो बन गया, एक्स के बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 100। अब ये वाई बन रहा है तो वाई के बनते टाइम 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। ये तो एक्स तो बन गया, तो एक्स के बनते कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 120। अब एक्स क्या बन रहा है, वाई, तो वाई के बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब एक्स वाई बनेगा तो इसको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और रिलीज करनी होगी। कितनी एनर्जी रिलीज करनी होगी, 20। यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा, इसको 20 एनर्जी, एक्स को 20 एनर्जी और निकालनी पड़ेगी, तभी क्या बनेगा, वाई बनेगा। तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रही है एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या इतनी बात समझ में? मैं देख लेता हूँ एक बार, सही दिख रहा है क्या। ठीक है, अच्छा है, ठीक, सही दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ये ग्राफ आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। बी बार से रिलेटेड, द्रव्यमान स्थिति से रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बुक का ही करवा देता हूँ। ठीक है, कि 8 और 16 नाभिक है, इसी में करवा देती। जिसमें आपको डेल्टा एम निकालना है, तीनों निकाल देते, डेल्टा ई बी निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और बी बार निकालना है, प्रति न्यूक्लियर नाभिक के बंधन में। तीन चीज़ें निकालनी कि नाभिक के बनते इसमें कितना मास कमी हुई, यानी कितनी एनर्जी कमी हुई, इसकी सारी चीज़ें बतानी। तो मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर दी गई है। इसमें आपको जो 8 और 16 है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट, इसका कंप्लीट मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया गया है 15.99493 यू, क्योंकि एएमयू के अंदर चलती है कंडीशन। ठीक है, पॉइंट में होता है मास, क्योंकि मास की जो कमी आती है वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, तो हम केजी नहीं लिख सकते, यहाँ पे एएमयू यूज करते। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, और 8 क्या न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1 पॉइंट, इसको एएमयू से गुणा करा दो, 1.0067। इस 8 न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन में कितना मास होता है, 1.0086। तो इससे मल्टीप्लाई करा दो, इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आता है 16.12744 यू। तो इतना मास आता है, कितना मास, ये तो हो गया कंप्लीट नाभिक का मास, और ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो 8 प्रोटॉन का मास इससे मल्टीप्लाई कराओगे तब आएगा, 8 न्यूट्रॉन का मास इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना मास आएगा, 16.12। तो हम डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन, पूरे कंप्लीट करना भी। तो जेड एम पी ए माइनस जेड, जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन का इसका कंप्लीट मास, जिसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, नाभिक का द्रव्यमान, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है, 16.12744 माइनस नाभिक का मास कितना है, 15.99
43493। अब जब इसको इससे माइनस करोगे तो 0.0023 यू आएगा। कितना आएगा? डेल्टा एम की वैल्यू 0.0023, 0.0023 या अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, ठीक है, इतना है। तो कितना मास डिफेक्ट है? 0.0023। तो डेल्टा ई बी कैसे निकालोगे? डेल्टा ई कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर नहीं करना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे डेल्टा एम की वैल्यू 0.0023 इंटू 931.5, तो आपके पास डेल्टा ई बी का मान आएगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? तो ऑक्सीजन के बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी? बताया था ना, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको बी बार का मान चाहिए, किसका चाहिए? बी बार। बी बार का कैसे निकालोगे? तो ई बी आया है, उसमें ए का डिवाइड कर दो। ई बी कितना है? 127.5। ए का मान कितना है? इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है? 16, तो ये आएगा 8.5 लगभग। तो बी बार का मान इसमें कितना है? 8.5। मास डिफेक्ट इतना आया, ठीक है, यहाँ पे। और ई बी का मान क्या है? इतना है। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सभी ऐसे ही करने। डेल्टा एम निकालना है, पहले देख लेना, ऐसे भी वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई मिली। तो ये क्वेश्चन और करना है जो आप लोगों को घर से करके लाना है, ठीक है, घर से करके लाना है, या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर देना। मैं वैल्यू लिख देता हूँ उसकी, इसमें नहीं। कि 1H2 ये जो ड्यूट्रॉन है, जो ड्यूट्रॉन है, कि इसके बनते टाइम कितनी एनर्जी बाहर निकली थी वो बतानी है। जो वैल्यू दी गई है मैं सभी बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों को इस कंप्लीट मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका कंप्लीट का मास आपको दिया गया है 2.014103 यू, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी लिख लो 1 जो भी एक से गुणा कराने के बाद आप कर लो 0.0785 यू। न्यूट्रॉन का मास दिया गया है 1.0086665 यू। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आपको दिए गए है, इसका कंप्लीट का मास दिया गया है। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस करना है। जो डेल्टा एम आएगा आपका, उसको डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना है, ठीक है। जो डेल्टा ई आएगा बाद में, उसमें ए का डिवाइड करना है, यानी ए कितना है इसका? 2 का डिवाइड करने के बाद आपको बी बार का मान आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आई होप आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान स्थिति क्या होती है, मास क्या होती है, बी बार क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। इससे रिलेटेड और कोई विषय तो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू।